हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 9th का साइंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगला टेस्ट आप लोगों का 9 अक्टूबर 2023 को होने वाला है। तो 9 अक्टूबर 2023 को आप लोगों का साइंस का वीकली टेस्ट है। तो यहाँ पर हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, सभी को आप याद कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो पाएगा। देखिए, इस बार से हल्का सा आप लोगों का एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज है। आप लोगों का पहले 16 क्वेश्चन पूछा जाता था, जो कि 16 का 16 पूरा का पूरा MCQ रहता था, लेकिन अब से थोड़ा सा बदलाव है। इसमें से देखिए 16 क्वेश्चन में से 10 जो क्वेश्चन है वो आपका MCQ आएगा और बाकी 6 क्वेश्चन सब्जेक्टिव आएगा। 6 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन 2 नंबरी का होगा, 2 क्वेश्चन 3 नंबरी, फिर 2 क्वेश्चन 5 नंबरी पूछा जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए, चैप्टर है जीव में विविधता, उसके बाद और एक चैप्टर से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा गुरुत्वाकर्षण। तो चलिए दोनों चैप्टर का हम लोग पहले MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? स्पीसीज, जीनस, किंगडम या टेक्सोन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, स्पीसीज। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई स्पीसीज है। फिर देखिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया है? पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन है कार्ल वोस, तीसरा ऑप्शन है आर विटेकर, चौथा ऑप्शन है कैरोलस लीनियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, आर विटेकर ने जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन है, जंतु जगत को कोशिकाओं के विकास के आधार पर किन 2 भागों में बांटा गया है? पहला ऑप्शन है प्रोटोजोआ मेटाजोआ, दूसरा ऑप्शन है यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स, तीसरा ऑप्शन है मोनेरा प्रोटिस्टा और चौथा ऑप्शन है कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, प्रोटोजोआ मेटाजोआ में वर्गीकृत किया गया है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर, द्विनाम पद्धति के जनक कौन थे? पहला ऑप्शन है अर्नस्ट हेकेल, दूसरा ऑप्शन है कैरोलस लीनियस, तीसरा ऑप्शन है कार्ल वोस, चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कैरोलस लीनियस। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक कोशिक यूकैरियोटिक जीव को आप किस जगत में रखेंगे? मोनेरा में, फंजाई में या प्लांटी में या प्रोटिस्टा में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, प्रोटिस्टा में। कहाँ ये ऑप्शन नंबर चौथा, प्रोटिस्टा में। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 6 नंबर, जंतु जगत का सबसे विकसित समूह है? रेप्टिलिया, पक्षी वर्ग, मत्स्य वर्ग, स्तनधारी वर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, स्तनधारी जंतु जगत का सबसे विकसित समूह है। फिर देखिए 7 नंबर, शैवाल का उदाहरण है। शैवाल का उदाहरण कौन है? प्लूनेरिया या ड्रायोप्टेरिस या स्पाइरोगाइरा या मशरूम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैवाल कौन है? स्पाइरोगाइरा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 8 नंबर, निम्न में से किसे पोंड सिल्क कहते हैं? किसे पोंड सिल्क कहते हैं? एगेरिकस, स्पाइरोगाइरा, फ्यूनेरिया या फर्न? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, स्पाइरोगाइरा को पोंड सिल्क कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 9 नंबर, एनेलिडा में पाए जाने वाले उत्सर्जित तंत्र को कहते हैं? गुर्दा, नेफ्रीडिया, ऑस्टियोल या चौथा ऑप्शन है स्पिरेकिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, नेफ्रीडिया कहते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, स्पाइरोगाइरा है। स्पाइरोगाइरा क्या है? एक कवक है, एक थैलोफाइट है, एक ब्रायोफाइट है, एक जिम्नोस्पर्म है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, एक थैलोफाइट है। स्पाइरोगाइरा एक थैलोफाइट है। फिर देखिए 11 नंबर, फ्यूनेरिया है। फ्यूनेरिया क्या है? एक टेरिडोफाइट है, एक ब्रायोफाइट है, एक जिम्नोस्पर्म है, एक एंजियोस्पर्म है। तो फ्यूनेरिया आपका एक ब्रायोफाइट है, इसे आप याद कर लीजिएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर की ओर। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, फर्न है। फर्न क्या है? ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। तो फर्न आपका टेरिडोफाइट में आता है, फर्न
ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, टेरिडोफाइट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से पहला क्वेश्चन देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल जी का ऐसा मात्रक है। कैपिटल जी है, स्मॉल जी का अलग होता है, कैपिटल जी का अलग है, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल जी पूछा गया है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर या जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका एसआई यूनिट है, जी का एसआई मात्रक है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 2 नंबर, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान क्या है। तो यहाँ पर मान पूछा गया है जी का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा को। डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, ये सब जो है ऐसा यूनिट या जो जी का मान है याद करने वाला तत्व है, सबको आपको याद करना पड़ेगा। गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी कि कैपिटल जी का वैल्यू होता है 6 × 7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सेकेंड हो गया, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, इनमें कौन सही है, इनमें से कौन सही है बताना है। तो F = कैपिटल जी कैपिटल M स्मॉल m बाय डी स्क्वायर, यही वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। F का वैल्यू है Gm/d²। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी का एसआई मात्रक क्या है। तभी हमने देखा था कैपिटल जी, अभी देख रहे हैं हम लोग स्मॉल जी, दोनों में अंतर है। देखिए पहला ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा केजी मीटर पर सेकेंड, तीसरा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, चौथा है जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आपको याद कर लेना है। फिर देखिए अगला 5 नंबर, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी का मान क्या है। तभी हमने कैपिटल जी का मान देखा, अभी स्मॉल जी का मान देखेंगे। 98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या दूसरा ऑप्शन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर देखिए चौथा ऑप्शन है 0.098 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्मॉल जी का वैल्यू है। फिर देखिए अगला 6 नंबर, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होगा। देखिए कोई भी आप पृथ्वी ले लीजिए, चांद ले लीजिए, मंगल, कुछ भी ले लीजिए, केंद्र पर हमेशा स्मॉल जी का वैल्यू 0 रहेगा। केंद्र पर चाहे वो सूरज हो, चांद हो, कोई भी हो, कुछ भी चीज़ हो तो 0। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर, पृथ्वी के केंद्र पर 20 kg बालक का भार क्या होगा। पृथ्वी के केंद्र पर 20 kg बालक का भार, आप 20 kg का बच्चा को ले जाइए या 50 किलो का जवान आदमी को ले जाइए, केंद्र का बात हो रहा है, यानी कि वहाँ पर वैल्यू जो है वो 0 हो जाता है। कुछ भी ले जाइए तो 0 0, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 8 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक स्मॉल जी के संदर्भ में सही है। पहला देखिए, मात्रकों की सभी पद्धतियों में कैपिटल जी का मान समान होता है। दूसरा, ब्रह्मांड में हर जगह कैपिटल जी का मान समान होता है। तीसरा, कैपिटल जी का मान प्रायोगिक रूप से सर्वप्रथम जोहान्स केपलर ने निर्धारित किया था। और चौथा देखिए, कैपिटल जी एक सदिश राशि है। कैपिटल जी एक सदिश राशि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ब्रह्मांड में हर जगह कैपिटल जी का मान समान होता है। जैसे कि हमने देखा पृथ्वी है, पृथ्वी के केंद्र में स्मॉल जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन पृथ्वी के केंद्र में कैपिटल जी का वैल्यू 0 नहीं होगा। ठीक है, कैपिटल जी का भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। चलिए अगला 9 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है, उसको चुनना है। पहला ऑप्शन देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल मध्यवर्ती माध्यम पर निर्भर करता है। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण बल असंरक्षी बल होता है। तीसरा, गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है। और चौथा,
गुरुत्वाकर्षण बल अकेंद्रीय बल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है। इसे आप याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, उसके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा या 2 गुना हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दूरी जो है वो आधी हो गया है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 11 नंबर, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमानों को दुगुना कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। द्रव्यमान को यहाँ पर दोगुना करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? आधा होगा, 4 गुना होगा, चौथाई होगा या 2 गुना हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। आप चाहे दूरी को कम कीजिए या द्रव्यमान को बढ़ाइए, वैल्यू जो है वो समान रूप से बढ़ेगा। तो इस तरीके से चलिए यहाँ पर 4 गुना सही हो जाएगा और यहाँ पर भी 4 गुना हो जाएगा। दूरी को कम करने से भी गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है, और अगर इसका हम लोग द्रव्यमान को बड़ा करेंगे या द्रव्यमान में वृद्धि करेंगे तो भी गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग MCQ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। टोटल यहाँ पर मैंने लगभग 11 लगभग 20-21-22 क्वेश्चन बताया है लगभग। तो सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। टोटल आप लोगों से सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए बताया कि आप से कोई क्वेश्चन मिस ना हो फाइनल जो आपका टेस्ट होगा उसमें। चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल आप लोगों से 6 पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग टोटल 12 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे ताकि ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सके और आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला यहाँ पर देखिए, ये रहा, ब्रायोफाइटा एवं टेरिडोफाइटा के बीच 2 मुख्य अंतरों को स्पष्ट करें। तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बीच में अंतर बताना है। तो देखिए इस तरीके से आप लाइन खींच लीजिएगा, फिर एक साइड लिखिएगा ब्रायोफाइटा, एक साइड लिखिएगा टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा देखिए पहला नंबर देखिए, पादप शरीर थैलस या तने तथा पत्तियों में विभेदित रहता है। फिर ब्रायोफाइटा में देखिए दूसरा नंबर, संवहन तंत्र अनुपस्थित रहता है। वहीं पर देखिए टेरिडोफाइटा में पहला नंबर, पादप शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित रहता है, और दूसरा देखिए संवहन तंत्र मौजूद रहता है। ये आपका हो गया टेरिडोफाइटा का। दोनों को आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम जो आपका फाइनल होगा उसके लिए भी, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर देखिए, जीवों में विविधता के अध्ययन को सहज करने हेतु वैज्ञानिकों द्वारा उसकी समानताओं एवं विषमताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के वर्गीकरण एवं उनके जैविक नामकरण तथा उससे संबंधित सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, उसे वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। इसे आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताएं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताना है। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है, जो बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल का सीधा समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। और इस तरीके से आपको डायग्राम बना लेना है और एरो भी बनाना है, जैसे कि M1 हो गया, M2 हो गया। यहाँ पर जो बीच में जो डिस्टेंस है इसको D से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उसको F से, इस तरीके से आपको दिखाना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं भार में अंतर, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है। देखिए पहले द्रव्यमान का देखते हैं। देखिए द्रव्यमान, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ के परिणाम को द्रव्यमान कहते हैं। फिर देखिए भार किसे कहते हैं? पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे भार कहते हैं। फिर देखिए द्रव्यमान में दूसरा नंबर, वस्तु का द्रव्यमान हर एक जगह नियत यानी कि कांस्टेंट रहता है।
फिर देखिए भार, वस्तु का भार स्थान के अनुसार बदलता रहता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 3 नंबर, द्रव्यमान में 3 नंबर, यह एक अदिश राशि है। फिर भार देखिए यह एक सदिश राशि है। फिर द्रव्यमान, इसका एसआई मात्रक केजी होता है, जबकि भार का एसआई मात्रक देखिए इसका एसआई मात्रक किलोग्राम भार या न्यूटन होता है। इसे आपको याद कर लेना है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर यह पानी की सतह पर क्यों आ जाता है, बताना है। यानी कि पानी में क्यों तैरता है प्लास्टिक का कोई भी डब्बा। देखिए इसका उत्तर, प्लास्टिक के गुटके का घनत्व पानी के घनत्व से कम है। साथ ही जब गुटके को पानी के अंदर छोड़ा जाता है तो उस पर क्रियाशील उछाल बल यानी कि अप थ्रस्ट उसके भार से अधिक है, इसलिए पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर यह पानी की सतह पर आ जाता है। फिर वहीं पर देखिए अगला क्वेश्चन है आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको याद कर लेना है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, उत्तर देखिए, जब किसी ठोस वस्तु को किसी द्रव्य या गैस से एवं पूर्णतः या अंशतः डुबाया जाता है तो उसके भार में एक प्रत्यक्ष कमी आ जाती है जो ठोस वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए द्रव या गैस के भार के बराबर होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या महत्व है। उत्तर, प्रकृति में उपस्थित अनेक मौलिक बलों में गुरुत्वाकर्षण बल एक मौलिक बल है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व काफ़ी अहम है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही, पहला देखिए यहाँ पर हम लोग इसका महत्व देखेंगे। पहला महत्व है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमती है अर्थात सौर परिवार की उत्पत्ति। दूसरा देखिए नदियों में जल का प्रवाह हो पाता है। तीसरा पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमती है। चौथा ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। तो ये सब महत्व है। देखिए आप अपने से भी आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ यही आंसर सेम टू सेम लिखने का जरूरत नहीं है। इससे आप कम भी लिख सकते हैं, इससे आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, इसका आंसर आप अपने शब्दों से भी दे सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं। उत्प्लावकता, उत्तर देखिए किसी तरल में अंशतः या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु को ऊपर की ओर धकेलने वाली बल की प्रवृत्ति को उस बल की उत्प्लावकता कहते हैं। तरल शब्द से द्रव एवं गैस दोनों का बोध होता है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं, यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। देखिए इसका उत्तर, पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे प्रायः स्मॉल जी से सूचित किया जाता है और इसका वैल्यू क्या होता है। देखिए स्मॉल जी इक्वल टू Gm/r²। और यहाँ पर जो कैपिटल जी है वो गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक है। फिर वहीं पर कैपिटल एम पृथ्वी का द्रव्यमान और कैपिटल आर पृथ्वी की त्रिज्या, इसको आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो स्मॉल जी है ये गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पानी की सतह पर रहने पर कोई वस्तु क्यों तैरती है या डूबती है। मान कर चलिए पानी है, कुछ को डालेंगे तो डूब जाएगा नीचे और कुछ डालेंगे तो ऊपर तैरते रहेगा, क्यों। तो इसका उत्तर देखिए, जब कोई वस्तु पानी की सतह पर होती है तो उस वस्तु पर दो बल कार्य करता है। पहला देखिए नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा पानी द्वारा उछाल बल। आगे देखिए, यदि गुरुत्वाकर्षण बल उछाल बल से अधिक होता है तो वस्तु पानी में डूब जाती है, लेकिन यदि उछाल बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो जाता है तो वस्तु पानी की सतह पर तैरने लगती है। तो इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट हो गया, इसे आप याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जंतुओं और पौधों के वर्गीकरण के आधारों में मूल अंतर क्या है। देखिए इसका उत्तर, जंतुओं के वर्गीकरण में शरीर की रचना,
कोशिका स्तरीय अथवा उत्तक स्तरीय को आधार माना गया है। पौधों के वर्गीकरण में शरीर रचना को नहीं बल्कि विभेदन को आधार माना गया है। अर्थात पादप शरीर, जड़, तना और पत्ती में विभेदित है अथवा नहीं। जंतुओं के उपसमूहों के निर्धारण में देह गुहा को आधार बनाया गया है। वहीं पादपों में उपसमूहों के निर्धारण में संवहन ऊतकों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति को आधार बनाया गया है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। आप कम भी लिख सकते हैं, जितना आपको याद होगा उतना ही लिखिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। ज़्यादा लंबा आंसर मैं बता दे रहा हूँ, बट आपको छोटा भी लिखने से नंबर मिल जाएगा। देखिए अगला, देखिए लास्ट क्वेश्चन, जीवों के वर्गीकरण से क्या लाभ है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला लाभ देखिए, वर्गीकरण से जीवधारियों के अध्ययन में, यहाँ पर में होना चाहिए, ठीक है, अध्ययन में सुविधा होती है। वर्गीकरण से जीवधारियों के अध्ययन में सुविधा होती है। फिर देखिए अगला दूसरा, वर्गीकरण से जीवधारियों के विकास के संबंध में जानकारी होती है। फिर देखिए तीसरा, वर्गीकरण से जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये कुछ लाभ है वर्गीकरण करने से। तो इस तरीके से आज हम लोग क्लास 9th का 9 अक्टूबर का जो वीकली टेस्ट का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग देख लिए। सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने ज़्यादा ही क्वेश्चन बताया है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने से आपको टेंशन नहीं रहेगा, आपका जो कोई भी क्वेश्चन छूटने का चांस कम रहेगा। तो बस आज के इतना ही। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक कीजिएगा, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। टेस्ट से पहले मैं आप लोगों के लिए और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, उसे देखना मत भूलिएगा। वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपका टेस्ट में आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।